हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आप सभी प्रशिक्षुओं को आज संस्थागत नियोजन से संबंधित तथ्यों का अध्ययन करना है। आप सभी ने यह देखा होगा कि अक्सर शिक्षाविद, शिक्षक एवं सरकार के सलाहकार संस्थागत नियोजन की बात करते हैं। संस्थागत नियोजन क्या होता है और वह किस रूप में कार्य करता है, इसका अध्ययन करने से पूर्व हमें नियोजन को समझना आवश्यक है, क्योंकि यदि आप नियोजन को नहीं समझते हैं तो उस स्थिति में आपकी समझ संस्थागत नियोजन को समझने में कठिनाई उत्पन्न होगी तथा अनेक तरह के प्रश्न आपके मन मस्तिष्क में कौंधेंगे, जिनका निराकरण आवश्यक है। इसलिए संस्थागत नियोजन को समझने से पूर्व हम लोग नियोजन के बारे में जानते व समझते हैं। नियोजन शब्द नी प्लस योजन दो शब्दों से मिलकर बना है, जहाँ नी का अर्थ निश्चित तथा योजन का अर्थ रूपरेखा बनाना होता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि नियोजन का अर्थ हुआ कि कार्य की एक निश्चित रूपरेखा बनाना। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि नियोजन से अभिप्राय किसी भी कार्य को करने से पूर्व उसकी योजना बनाना। आखिर यह योजना क्यों बनाई जाती है? क्योंकि किसी भी कार्य को करने से पूर्व यदि आप योजना नहीं बनाते हैं तो जाहिर सी बात है कि आपके समक्ष अनेक तरह की समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। जैसे आप किसी कार्य को करने जा रहे हैं तो उससे संबंधित उस कार्य को करने वाले जानकार व्यक्ति कौन कौन होंगे, उसके लिए आवश्यक संसाधन कहाँ से प्राप्त होंगे। इसके साथ साथ किसी भी कार्य को करने के लिए आवश्यक व्यक्ति अर्थात श्रमिक कहाँ से प्राप्त होंगे तथा कितनी धनराशि खर्च होगी इत्यादि। ये ऐसे तथ्य हैं जिनके बारे में व्यक्ति कई बार बहुत गौर नहीं करता है, परंतु जब वह कार्य करना प्रारंभ करता है तो उस स्थिति में उसके समक्ष इसी तरह की अनेक समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं और वह अपना कार्य सुचारू रूप से कर नहीं पाता है। या तो कार्य बीच में ही रुक जाता है या कई बार वो प्रारंभिक अवस्था में ही रुक जाता है। ऐसी स्थिति में हम कोई भी कार्य करें उसके लिए एक सुनिश्चित योजना बनाना आवश्यक है। यहाँ पर वास्तव में हम शिक्षा से संबंधित
योजनाओं या नियोजन के बारे में जानेंगे, क्योंकि आप लोगों का कार्य क्षेत्र शिक्षा है, ना कि अन्य। लेकिन एक शिक्षक को शिक्षा के साथ साथ अन्य तथ्यों की भी जानकारी आवश्यक है। तो हम इसकी एक निश्चित रूपरेखा कैसे बनाएं, क्या होता है और किस प्रकार हमें कार्य करना होता है, इन सभी तथ्यों को जानना आवश्यक है। इसके साथ साथ मैं एक विशिष्ट बात ये भी कहना चाहूँगा कि आपको जो मैं ये लिखित मैटर दे रहा हूँ, इसमें कुछ तथ्य हो सकता है आपको आपकी पाठ्य पुस्तक से अलग मिले तथा कुछ तथ्य आपको ना मिल पाए। उनके लिए मैं आपको कुछ अन्य पेज भी साथ में दूंगा, जिनका एक्सप्लेन तो मैं यहीं पर कर दे रहा हूँ, लेकिन वो पेज आपको साथ में अवश्य प्रदान किए जाएंगे। सर्वप्रथम हम यह जानते हैं कि शैक्षिक नियोजन क्या होता है। शैक्षिक नियोजन वास्तव में शिक्षा में बालकों के भविष्य के लिए एक योजना या रूपरेखा बनाना होता है कि बालक को भविष्य में किस प्रकार की शिक्षा प्रदान की जाए। क्योंकि आप सभी यह देखते हैं कि यह संसार परिवर्तनशील है, और जब सारी व्यवस्थाएं परिवर्तनशील हैं तो उस स्थिति में शिक्षा व्यवस्था भी उससे अछूती नहीं रह सकती है। शिक्षा व्यवस्था पर भी नवाचार एवं परिवर्तन का प्रभाव स्पष्ट रूप से आना है। अगर हम भारत में शैक्षिक नियोजन की बात करें तो सर्वप्रथम मुदालियर आयोग ने शैक्षिक नियोजन की बात कही थी। यद्यपि जिसके पूर्व आयोग गठित किए गए थे, उन्होंने भी शैक्षिक नियोजन की बात तो कही थी, लेकिन स्पष्ट रूप से अगर बात की जाए तो वो मुदालियर आयोग है जिसने शिक्षा में शैक्षिक नियोजन की बात कही थी। और यदि हम विश्व स्तर पर बात करें तो 6 अगस्त 1968 को फ्रांस की राजधानी पेरिस में शैक्षिक नियोजन के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था, जिसमें शिक्षा से जुड़े अनेक मुद्दों पर विचार विमर्श हुआ और शैक्षिक नियोजन किस प्रकार से किया जाए, इसके बारे में वहाँ पर अनेक सुझाव या बिंदु प्रस्तुत किए गए थे। उन्हीं बिंदुओं के बारे में हम समझेंगे या जानेंगे। वहाँ पर निम्नलिखित सुझाव दिए गए थे, जैसे नियोजन का सिद्धांत। शिक्षा व्यवस्था में या शैक्षिक नियोजन के लिए सर्वप्रथम जिस तथ्य की बात आती है वह होता है नियोजन, अर्थात आप शिक्षा व्यवस्था को किस प्रकार से भविष्य में बच्चों के लिए लागू करेंगे, उसके लिए किस प्रकार के सिद्धांत, किस प्रकार की योजनाएं आप बना रहे हैं, इसका बारे में स्पष्ट और एक निश्चित रूपरेखा बहुत ही आवश्यक है। क्योंकि अगर आपने नियोजन के लिए एक स्पष्ट रूपरेखा या सिद्धांत का अनुपालन नहीं किया तो संभव है कि आपकी शैक्षिक योजना मध्य में ही आकर रुक जाए। इसलिए शैक्षिक नियोजन के लिए नियोजन सिद्धांत का बनाना या पालन करना अति आवश्यक होता है। इसके पश्चात अगर हम दूसरे बिंदु की बात करें तो आप जो भी नियोजन सिद्धांत बना रहे हैं या जो भी रूपरेखा बना रहे हैं, उसके लिए स्पष्ट, प्रभावी एवं लचीली प्रक्रिया, अर्थात
आप कोई भी कार्य करें, कोई भी रूपरेखा बनाएं, उसके लिए जिन शब्दों को, जिन वाक्यों को या जिस भाषा शैली का आप प्रयोग कर रहे हैं वो स्पष्ट होनी चाहिए। कोई भी व्यक्ति उसको पढ़े, समझना चाहे तो सरलता के साथ समझ सके। और इसके साथ साथ आप जिस प्रक्रिया का पालन करेंगे वह लचीली होना अति आवश्यक है, क्योंकि कई बार हम ऐसी प्रक्रिया को अपना लेते हैं जिसे केवल कुछ विशिष्ट लोग ही पूर्ण कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में जाहिर सी बात है कि विद्यालयों में सभी शिक्षक इस तरह के नहीं होते कि किसी कार्य को कर पाएँ। भारत जैसे देश में अभी भी शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षकों का एक बड़ा वर्ग ऐसा है जो आधुनिक तकनीक का ज्ञान नहीं रखता है। तो संभव है ऐसी स्थिति में अगर आप कोई जटिल प्रक्रिया अपनाते हैं तो वह पूर्ण नहीं हो पाएगी। इसलिए स्पष्ट, प्रभावी और लचीली प्रक्रिया को अपनाया जाना चाहिए। यह अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस में ये तथ्य रखे गए थे, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। अगर ये अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस में ये तथ्य ना भी कहे गए होते, फिर भी व्यवहारिक जीवन में अगर आप देखें तो ये वो तथ्य या सुझाव हैं जिसका हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और आवश्यक है। अगर हम नेक्स्ट बिंदु की बात करें तो विशिष्ट समूहों और संगठनों की सहभागिता। हम सभी यह जानते हैं कि प्रत्येक देश, राज्य और समाज में कुछ ऐसे समूह होते हैं और संगठन होते हैं जो प्रत्येक कार्य में अपनी सहभागिता या योगदान देने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं, क्योंकि वह चाहते हैं कि उनके ज्ञान, उनके अनुभव को सभी लोगों तक पहुंचाया जाए और समाज का अधिकतम लाभ हो सके। इसलिए यह आवश्यक है कि समाज के जो विशिष्ट समूह हैं, संगठन है, तो जब भी हम कोई योजना बनाएं, चाहे वो शिक्षा से जुड़ी हो या अन्य किसी क्षेत्र से, उनकी सहभागिता अवश्य लें, क्योंकि उनको सैद्धांतिक ज्ञान के साथ साथ व्यवहारिक ज्ञान भी होता है। इसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट बिंदु की, तो वो होता है निरंतर मूल्यांकन। कई बार हम योजनाएं बनाते हैं लेकिन उनका मूल्यांकन नहीं करते। भाई संभव होता है कि कई बार आप देखते हैं कि योजना पहले बनाई गई और उसके बाद और आपने समय के अनुसार मूल्यांकन नहीं किया। तो ऐसी स्थिति में समयानुसार जो बदलाव आ रहे हैं, अगर आपने अपनी योजना में बदलाव नहीं किया तो हो सकता है कि आपके कार्य में व्यवधान उत्पन्न हो जाए। इसलिए आवश्यक है कि आप जो भी शैक्षिक योजना बनाते हैं, आप निरंतर उसका मूल्यांकन करिए कि कहाँ तक हमने उसके उद्देश्यों, लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया, क्या उसकी विशेषताएं थी, क्या अन्य तथ्य थे, क्योंकि ये वो तथ्य हैं अगर आप मूल्यांकन करेंगे तभी आप समझ सकते हैं, अन्यथा आप समझ नहीं पाएंगे। इसके साथ अगर हम लास्ट और अंतिम बिंदु की बात करें तो वो होता है समय या आवश्यकता या परिस्थिति के अनुसार कार्य। आप देखते हैं कि कई बार हमारे सामने ऐसी स्थिति आती है कि हमें ना चाहते हुए भी कुछ कार्य करने पड़ते हैं। उदाहरण के लिए अगर हम देखें, विद्यालय में जो 4th क्लास कर्मचारी होता है, अगर हम चपरासी की बात करें जिसका कार्य शिक्षकों को पानी देना, बेल लगाना समय पर, यही सारे कार्य होते हैं। अगर मान लीजिए कोई ऐसा चपरासी है जिसके बेल लगाने का समय हो गया, जिससे नेक्स्ट कालांश प्रारंभ हो सके और बच्चे पहली कक्षा से छोड़ सकें, और मान लीजिए ठीक उसके 2-4 मिनट पहले कोई अधिकारी आ जाता है, तो जाहिर सी बात है उसको अपना कार्य छोड़कर
अधिकारियों के द्वारा मांगी गई सूचनाएं या रजिस्टर या अन्य कार्यों में उसको लगना पड़ सकता है। तो हो सकता है कि आपकी योजना में कुछ व्यवधान आ जाए। तो ऐसी स्थिति में परिस्थिति के अनुसार भी कई बार हमें छोटे मोटे बदलाव करने हो जाते हैं या उसके अनुसार भी कार्य करना आवश्यक हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि आपकी जो संपूर्ण योजना है उसमें लचीलापन आवश्यक है। अन्यथा अगर आपने हार्ड और फास्ट रूल अप्लाई कर दिया और मान लीजिए कोई व्यक्ति है अगर वो कार्य पे नहीं आया या किसी बस कोई समस्या आ गई तो आपकी पूरी योजना विफल हो जाएगी। इन बिंदुओं के आधार पर हम समझ सकते हैं कि शैक्षिक नियोजन की आवश्यकता कितनी महत्वपूर्ण है, किस तरह हमें आवश्यकता पड़ती है। इसके बाद हम नेक्स्ट बिंदुओं की जो बात करेंगे तो आप सभी देखेंगे कि किस तरह से हमें शैक्षिक नियोजन की आवश्यकता होती है, क्यों होती है, कि ऊपर के जो बिंदु बताए गए हैं वास्तव में उनका कितनी महत्वपूर्ण आवश्यकता है और किस रूप में वो कार्य करते हैं। तो देखिए, नियोजन की अगर आवश्यकता की हम बात करें तो सर्वप्रथम आप देखिए नियोजन एक स्थिरता के लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि शिक्षा व्यवस्था कोई ऐसी चीज़ नहीं है या मार्केट नहीं है कि आप चाहें तो एकाएक परिवर्तन कर दें और एकाएक चीज़ें लागू कर दें। आप देखते हैं कोई भी प्रशिक्षु हो या बालक हो, वो या तो सेमेस्टर प्रणाली के माध्यम से अध्ययन करता है या फिर वो वार्षिक परीक्षा के माध्यम से वो पूरे वर्ष भर अध्ययन करता है। उसके बाद उसकी परीक्षाएं होती हैं और उसके परिणाम घोषित होते हैं। ऐसी स्थिति में अगर आप शिक्षा व्यवस्था या उसके लिए कोई योजना बनाते हैं और आप हर महीने 2 महीने में परिवर्तन करते हैं तो बालक या प्रशिक्षु ठीक से अधिगम नहीं कर पाएगा, ठीक से चीज़ों को सीख नहीं पाएगा और आपके लिए भी समस्या होगी और उस बालक के लिए भी कि आखिर ये उसके साथ क्या हो रहा है, बार बार चीज़ें नई लाई जा रही। इसलिए आप जो भी योजना बनाएं तो कम से कम वह 1 वर्ष या उसका जिस कोर्स में बच्चे ने एडमिशन लिया है जब तक वो उससे निकल ना जाए उसकी योजना में परिवर्तन ना किया जाए। जो नए सत्र में बच्चे आए उसके लिए आप कोई भी परिवर्तन लागू करें। इसलिए शैक्षिक योजना में स्थिरता बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, इसलिए स्थिरता की बहुत ही आवश्यकता होती है। अगर हम दूसरे बिंदु की बात करें तो वो होता है समस्याओं का निराकरण। तो ऐसी स्थिति में अब देखते हैं कि शिक्षा है या अन्य कोई भी कार्य क्षेत्र हो, वहाँ पर अनेक तरह की समस्याएं आती हैं। उनका निराकरण किस प्रकार होगा, कैसे होगा, हमें किसका योगदान लेना होगा, किसको अपने कार्य क्षेत्र से बाहर करना होगा, कौन कार्य क्षेत्र में व्यवधान पैदा कर रहा है या उत्पन्न कर रहा है, इसके लिए भी हमें शैक्षिक नियोजन की आवश्यकता होती है। अगर हम नेक्स्ट बिंदु की बात करें तो वो होता है संसाधनों का अधिकतम उपयोग। आप देखते हैं कि भारत एक विकासशील देश है, उसके पास अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस जैसे देशों के समान संसाधन नहीं है और आर्थिक समस्याएं भी बहुत अधिक हैं। तो ऐसी स्थिति में उसके जो भी संसाधन विद्यालय के पास हो या देश के पास हो, हमें उनका अधिकतम उपयोग करना चाहिए, ना कि न्यूनतम। क्योंकि कई बार आप लोग देखते हैं कि जो संसाधन होते हैं विद्यालय प्रबंधन ठीक से ना होने के कारण हम उनका अधिकतम उपयोग नहीं कर पाते हैं और बार बार संसाधनों का रोना रोते हैं। तो यह ना करके बल्कि हमारे पास जो भी संसाधन होते हैं हम उनका अधिकतम प्रयोग किस प्रकार कर सकते हैं और कहाँ कहाँ कर सकते हैं, इस बारे में भी विचार करना आवश्यक होता है। अगर हम नेक्स्ट बिंदु की बात करें तो वो होता है समय की बचत। आप किसी भी कार्य को करने के लिए अगर कोई योजना बनाते हैं तो इससे आपके समय की बचत होती है। क्योंकि ईश्वर ने सबको 24 घंटे का ही समय दिया है। आप देखते हैं उसी 24 घंटे में कोई व्यक्ति कार्य करते विकास के चरम पथ पर पहुंच जाता है और कोई व्यक्ति 2 कदम भी नहीं चल पाता है। आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि इसका सबसे बड़ा कारण है कि किसी योजना का निर्माण ना होना, उसके बारे में आवश्यक संसाधन क्या है, आवश्यक बिंदु क्या है, उनका ज्ञान ना होना।
तो इसलिए जब हम योजना बना लेते हैं और उस योजना के अनुसार कार्य करते हैं तो हमारे पास जो भी समय है उसमें हम समय की बचत कर लेते हैं और आवश्यक विकास कर लेते हैं। नेक्स्ट इवेंट की बात करें तो शैक्षिक वातावरण का निर्माण। देखिए, शैक्षिक योजना का इसीलिए सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है कि बालक जो विद्यालय में पढ़ने आ रहा है उसके लिए शैक्षिक वातावरण का निर्माण बहुत ही आवश्यक है। अगर आप उसका ठीक से वातावरण का निर्माण नहीं कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है उस कंडीशन में विद्यालय में बच्चे नहीं आएंगे या बार बार वो विद्यालय आकर भी वहाँ पर विद्यालय से बाहर जाने की अर्थात पढ़ने का प्रयास नहीं करेंगे। इसलिए आप ऐसी योजना की आवश्यकता होती है जो एक शैक्षिक वातावरण का निर्माण कर सके। अगर हम नेक्स्ट बिंदु की बात करें तो है मूल्यांकन। आप जो भी योजना बनाएं, जो कुछ करें उसका निरंतर मूल्यांकन करें, तभी आप उसमें जो कमियां हैं उसको सुधार कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि नियोजन में समस्याएं किस तरह की आती हैं। देखिए, जो समस्याओं की बात करें तो नीतियों का व्यवहारिक ना होना। कई बार आप देखते हैं कि जिन लोग योजना बनाते हैं अक्सर ये आरोप भी लगता है कि आपने एसी चैम्बर में बैठकर योजनाएं बना दी, अर्थात आप धरातल पर ये नहीं जानते हैं कि उसको किस रूप में लागू करना है। आपको केवल सैद्धांतिक ज्ञान था या आपने कहीं पर कुछ पढ़ा और उसी के आधार पर नीतियों को बना दिया। किसी देश की प्रकृति क्या है या किसी विद्यालय की स्थिति क्या है, उसके पास कैसे संसाधन हैं, इन बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। उसी के अनुसार आपको नीतियाँ बनानी है। इसलिए नीतियों का व्यवहारिक होना अति आवश्यक है। अगर वो व्यवहारिक नहीं है तो हमारी योजना विफल हो जाएगी। नेक्स्ट बिंदु की बात करें तो वो है स्वार्थवश गलत निर्णय लेना। कई बार आप देखते हैं कि जो उच्च अधिकारी होते हैं वो अपने प्रमोशन या अन्य किसी स्वार्थ के कारण गलत निर्णय ले लेते हैं, जबकि वो जानते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसका परिणाम उन पर नहीं बच्चों पर पड़ता है जो शिक्षा ग्रहण कर रहे होते हैं या शिक्षकों पर पड़ता है, लेकिन वो अपने स्वार्थ के कारण गलत निर्णय ले लेते हैं। ऐसी स्थिति में नियोजन में समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। और अगर हम नेक्स्ट बिंदु की बात करें तो वह है समय पर आर्थिक सहायता प्राप्त ना होना। आप अक्सर देखते हैं कि भारत में विद्यालयों के समय पर आर्थिक सहायता प्राप्त नहीं हो पाती, क्योंकि भारत में जो विद्यालयों को धन प्राप्ति का एक तरीका है वो बहुत ही जटिल है। सरकार बजट में कई बार धन राशि आवंटित कर देती है, लेकिन पूरा वर्ष बीत जाता है, विद्यालय उसका 10% या 15% भी खर्च नहीं कर पाते हैं। इसलिए इस तरह की भी समस्याएं आती हैं। नेक्स्ट है तकनीकी खामियां। कई बार सरकार द्वारा जो भी चीज़ें विद्यालयों को दी जाती हैं, कभी लेखन शैली की वजह से या अन्य कार्यों की वजह से कुछ तकनीकी खामियां रह जाती हैं, जिससे विद्यालयों को आर्थिक सहायता या अन्य किसी प्रकार की सहायता नहीं मिल पाती है। और अगर अंतिम बिंदु की बात करें तो वो है उचित समय पर लागू ना करना। कई बार आप देखते हैं कि योजनाएं तो बन गई लेकिन उनको समयानुसार लागू नहीं किया गया। ऐसी स्थिति में भी आप देखते हैं कि जो योजनाएं हैं वो समस्याएं उत्पन्न करती हैं। देखिए, ये तो एक आपको हमने इससे जुड़े कुछ व्यवहारिक बिंदु बताएं। इसके साथ जैसे उसकी परिभाषाएं कौन सी हैं, उसके अन्य पक्ष कौन हैं, उसका मैटर भी मैं आपको दे रहा हूँ। अगर उस पर कहीं पर कुछ समस्याएं आएंगी तो मैं अगले वीडियो में भी उनका निराकरण कर दूंगा। आपको 3 या 4 पेज का देखिए मैटर मैं आपको दे रहा हूँ। आप सभी लोग उसको थोड़ा सा देख लीजिए कि क्या है, कि सबसे पहले आपको इसमें एक विधिवत तरीके से बताया गया है, क्योंकि कई बार बच्चों के सामने ये समस्या आती है कि जो चीज़ें बताई जा रही हैं वो काफ़ी हद तक जो है समस्याएं उत्पन्न कर रही हैं। ऐसे में आपके लिए थोड़ा किताबी ज्ञान भी या पुस्तकी ज्ञान भी आवश्यक है, क्योंकि पुस्तकों में इतना ज़्यादा या अधिक सामग्री प्रदान की होती है, बच्चे उसका पूर्ण ज्ञान नहीं ले पाते हैं, लेकिन उसके बावजूद वह चाहते हैं
कि किताबों के माध्यम से या पुस्तकों के माध्यम से हमें कुछ मैटर उपलब्ध हो जाए तो हम ठीक से अध्ययन कर लेते, या अगला व्यक्ति उनको कुछ बता रहा है तो वो चाहते हैं कि हम कैसे ही विश्वास कर लें। तो इसलिए भी मैं कुछ मैटर आप लोगों को दे रहा हूँ, आप उसको देख लीजिए, समझ लीजिए कि किस रूप में आपके सामने चीज़ें हैं। अगर इसके बाद भी आपको कहीं पर कोई समस्या आएगी तो आप लोग कमेंट करके अवश्य बताइएगा, इसलिए हम उसको आगे आपको बता देंगे। इसके जो अन्य कुछ ऐसे पहलू होंगे जो मुझे आपको कठिन लगेंगे, मैं उसके बारे में अगले वीडियो में भी बताऊंगा। ये चीज़ें मैं आपको इसलिए भी दे रहा हूँ कि आप समझ सकें कि किस रूप में आपको चीज़ें करनी है या कैसे पुस्तकों से पढ़ना है। ठीक है, अब आज की कक्षा मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ और अगली कक्षा में हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।